नमस्कार दोस्तों आज हम लोग भारत के इतिहास की सबसे पहली क्रांति 1857 की क्रांति रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। देखेंगे कि कैसे ये क्रांति जो है 1857 की क्रांति बहुत ही व्यापक तौर पे बड़े बड़े क्रांति के तौर पे जो उभरे थे भारत के, लेकिन इसके बावजूद भी 1857 की क्रांति असफल रही थी। तो क्या क्या कारण थे जो 1857 की क्रांति को शुरुआत हुआ और क्या क्या कारण था जो 1857 की क्रांति जिसके कारण असफल हुए, ये सारा का सारा चीज़, सारा का सारा मैटर टॉपिक इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में इसको ख़त्म करने का। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भारत है लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था और हम लोग बहुत ही लंबे समय से अंग्रेज़ को भगाने के लिए, यहाँ से आज़ादी पाने के लिए, अंग्रेज़ के चंगुल से हटने के लिए बहुत ही आंदोलन किए, क्रांति भी किए। जिसमें से सबसे फेमस जो क्रांति है 1857 की क्रांति, जिसको बहुत ही अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि इसको सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। इसको सारा का सारा जो है हम लोग इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे और समझेंगे ये भी कि 1857 की क्रांति जो है किस कारण से असफल हुआ। तो चलिए हम लोग जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, ये सारा का सारा हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। जो मीडियम है पूरी तरह से हिंदी है, इसमें जो नोट्स भी है पूरी तरह से हिंदी है। हम लोग इसको डीपली जो है समझेंगे और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 1857 की क्रांति। 1857 का भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था। दोस्तों, जो 1857 का जो क्रांति है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग क्रांतिकारियों के द्वारा इसको नेतृत्व किया गया था, लेकिन बाद में अंग्रेज़ बहुत ही सूझबूझ से, बहुत ही सोच समझकर इस विद्रोह को जो है दबा दिए थे। इस वीडियो में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस कारण से जो 1857 की क्रांति है उसको अंग्रेज़ जो है दबाने में, यानी कि असफल करने में बहुत ही अहम काम करता है। क्या काम करता है इसको हम समझेंगे। विद्रोह जो है यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। भारत के लोग बहुत ही कारण से इसमें हम बहुत ही 1857 की जो क्रांति है इसके बहुत कारण है, जैसे कि आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है, धार्मिक कारण है, तकनीक सुधार उस समय किया गया था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सैनिक कारण है, प्रशासनिक कारण है और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, महत्वपूर्ण जो है, तात्कालिक कारण जो है, इसको हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से बेस फील्ड राइफल जो पहले भारत के जो सैनिक थे और जो अंग्रेज़ के भी सोल्जर थे, सैनिक थे, उसको दिया जाता था बेस फील्ड राइफ़ल। उसके बाद जो है इनफील्ड राइफ़ल बाद में दिया गया, जिसमें जो इनफील्ड राइफ़ल है उसके जो एक कारतूस है जिसको सभी को खोल करके मुंह से खोलना पड़ता था और उस कारतूस को जो है उसको ऊपर से जंग न लगने के कारण, रस्टिंग न हो इसके कारण गाय और सूअर के चर्बी के ऊपर डाला जाता था, जिसके कारण जो तत्कालीन कारण है उसको हम लोग बहुत ही डीपली और डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो विद्रोह है यह जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि जो अंग्रेज़ है भारत पे बहुत ही लगभग 200 साल तक शासन किया था। तो जो भारत के लोग हैं अंग्रेज़ को भगाने के लिए बहुत ही कोशिश किए। हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो आधुनिक भारत है, उसमें हम लोग इसी सीरीज़ के खिलाफ, इसी सीरीज़ में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से जो पहले भारत जो है गर्म दल में और नरम दल में बंट करके अंग्रेज़ का सामना करते हैं और अंततः 15 अगस्त 1947 को हम लोग का देश जो है आज़ाद हो जाता है। लेकिन जो इस आज़ादी में सबसे जो अहम रोल और अहम योगदान जो था 1857 की क्रांति का भी था। भले ही यह क्रांति जो है असफल हो जाती है, लेकिन उस समय के बाद अंग्रेज़ को ये पता चल जाता है कि अगर भारत में राज करना है तो सारे भारतीयों को हम लोग को लहराना पड़ेगा, यानी कि फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेज़ तो लागू कर दिए थे उसके बाद ही। जैसे आप लोग हम आगे से सीरीज़ में ये भी पढ़ेंगे कि 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हो जाता है। जो उस समय बंगाल का जो विभाजन होता है, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, अभी का जो बांग्लादेश है वो ईस्ट बंगाल हुआ करता था।
क्योंकि अंग्रेज़ को ये बात पूरी तरह से पता चल गया था कि अगर भारतीय लोग एक साथ रहें, इकट्ठे रहें, तो कोई भी जो सैनिक है, कोई भी शक्ति इसको तोड़ नहीं सकता है। तो चलिए इस विद्रोह को 1857 की जो क्रांति है इसका पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या कारण था। जो 1857 की क्रांति बहुत ही व्यापक तौर पे बगावत हुई थी, सभी में असंतोष भी था, सारे लोगों के जो अंदर थे आग धड़क रही थी, और अंततः फिर भी इतना बड़ा विद्रोह, इतना बड़ा क्रांति अंततः असफल क्यों हो जाती है, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज़ थे भारत में, लगभग 1600 ईस्वी में एक कंपनी सिर्फ व्यापार करने के लिए यहाँ पे आई थी, और धीरे धीरे व्यापार के अलावा वो राजनीतिक हस्तक्षेप भी करते रहें और भारत में पूरी तरह से अपने चंगुल में फंसा लिया था, अपना कब्जा में कर लिया था। जिसका एक सबसे पहला जो है, जो सभी लोग खिलाफ हो गए थे, पहली क्रांति हो गई थी 1857, जो खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में लगभग 1600 ईस्वी में आई थी ब्रिटिश से इंडिया में। तो उस समय सिर्फ वो व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन बाद में वो राजनीतिक क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप करने लगी थी और इस प्रकार भारत को अपना गुलाम बना लिया था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जनता की भागीदारी भी इसने हासिल कर ली। दोस्तों, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। जैसा कि हम लोग बताए हैं, थोड़ी देर पहले बताए थे कि जो तत्कालीन कारण था कि बेस इनफील्ड राइफ़ल को हटा करके इनफील्ड राइफ़ल दिया गया था, जिसमें कारतूस जो है, कारतूस को मुंह से खोलने के बाद उसमें मुंह से खोलना पड़ता था, उसके बाद उसको चलाया जाता था। तो जो मुंह से खुलता था कारतूस, उसमें सुअर का और गाय का चर्बी डाल दिया जाता था, जिसके कारण जो मंगल पांडे थे, जो बैरकपुर छावनी के 34 इनफील्ड नेटिव इनफील्ड में वहाँ पे नेतृत्व में करते थे, वहाँ के सेनापति थे, सैनिक थे। तो जब उनको ये बात पता चली तो वहीं से वो विद्रोह किए। बाद में जो सबसे पहले जो 10 मई 1857 को मेरठ से ये जो 1857 की क्रांति है शुरुआत होती है, बगावत शुरू होती है, और धीरे धीरे करके ये पूरे लगभग नॉर्थ साइड के इंडिया जो था, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, लखनऊ हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो ये सारे में फैल जाती है। विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है। दोस्तों, जो विद्रोह है 1857 की क्रांति, अलग अलग लोग अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। जैसे सिपाही विद्रोह, ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा इसको सिपाही विद्रोह कहा जाता था। भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह भारतीय इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है। भारतीयों के द्वारा कहा जाता है, भारतीय जो इतिहासकार है उसके द्वारा कहा जाता है भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह, क्योंकि ये सबसे पहले अंग्रेज़ जो भारत को पूरी तरह से अपने चंगुल में फंसा लिया था, गुलाम कर लिया था, तो उसको भगाने के लिए सबसे पहला विद्रोह है। इसलिए भारत के जो इतिहासकार हैं अपने अपने नज़रिया से सभी को देखने का होता है। जो ब्रिटिश इतिहासकार है इसको सिपाही विद्रोह बोला था, सिर्फ सिपाही विद्रोह। लेकिन सिपाही जो है, बाद में सिपाही तो था ही सिपाही विद्रोह, लेकिन बाद में अलग अलग, जैसे यहाँ पे दे रखा है, अलग अलग जनता भी इसमें हिस्सेदारी ले ली थी, हासिल कर ली थी। इसलिए बहुत ही व्यापक रूप ये आंदोलन है ले लिया था। फिर भी ये असफल हो जाती है। आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए, इंतज़ार कीजिए। बाद में इस वीडियो के माध्यम से ही, इसी वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या कारण था कि 1857 की क्रांति असफल हो जाती है। 1857 का विद्रोह, इसका अलग अलग नाम है। इसमें हम जाने कि ब्रिटिश इतिहासकार है इसको सिपाही विद्रोह कहता है, भारतीय इतिहासकार है इसको भारतीय विद्रोह या महान विद्रोह कहता है, और कोई इसे 1857 का विद्रोह कहता है, भारतीय विद्रोह कहता है। स्वतंत्रता का पहला युद्ध विनायक दामोदर सावरकर कहते हैं। जो वीर सावरकर जो थे, इसको बोलते हैं स्वतंत्रता का पहला युद्ध। तो इसमें हम लोग देखें जो 1857 की क्रांति है, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ब्रिटिश इतिहासकार है इसको सिपाही विद्रोह के नाम से जानता है, भारतीय इतिहासकार है इसको भारतीय विद्रोह के नाम से जानता है, महान विद्रोह के नाम से जानता है, कोई इसे 1857 के नाम से जानता है। सभी लोग का अलग अलग नज़रिया होता है। अगर हम लोग भी रहेंगे तो हम लोग भी यही कहेंगे कि भारत का जो 1857 की क्रांति है बहुत ही बड़ा क्रांति था और स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी था।
और इस कारण से ही अंग्रेज ये भी सीख गए थे कि भारत को अगर राज करना है तो फूट डाल करके ही राज किया जा सकता है। अगर भारत में जितने अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अगर उसको लड़ा दिया जाएगा तो हम लोग राज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें वीडियो में हम आगे चलते हैं। सभी वीडियो को मतलब कि वीडियो में हम लोग 1857 की क्रांति का पूरा डिटेल पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग पहला वीडियो में इसमें हम लोग पढ़ लिए कि 1857 को क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले जो है ब्रिटिश इतिहासकार है, इसको सिपाही विद्रोह के नाम से जानता है। भारतीय इतिहासकार है, इसको भारतीय विद्रोह के नाम से जानता है। कोई इसे 1857 का विद्रोह मानता है। और वीर सावरकर जो थे इसको स्वतंत्रता का पहला युद्ध मानता है। और हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि जो इसमें कारण जो था 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसका क्या क्या कारण था इसको हम लोग पढ़ेंगे। एक बार हम इसका लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके इसको डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो कारण था आर्थिक सुधार हुआ था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से जो आर्थिक सुधार क्या हुआ था। आर्थिक सुधार में इसमें गांव के जो किसान थे उसको रैयतवाड़ी व्यवस्था दिया गया था, मालवाड़ी व्यवस्था दिया गया था, अस्थाई बंदोबस्त दिया गया था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो सामाजिक सुधार हुआ था। सामाजिक सुधार में जो उस समय हुआ था, जो सती प्रथा का अंत हुआ था, विधवा पुनर्विवाह हुआ था, बाल विवाह का अंत हुआ था, नर बलि पर रोक हुआ था। दोस्तों, जो सती प्रथा का अंत है, इसका मतलब जब होता था कि अगर कोई पति है, किसी भी औरत का पति अगर मर जाता है तो पति जब उसको या तो दफनाया जाता था मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से, और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उसको जलाया जाता था। तो उसको पति के साथ ही, हस्बैंड के साथ ही उसके पत्नी को साथ में बांध करके उसको चिता पे जला दिया जाता था। तो ये एक गलत प्रथा थी, लेकिन उस समय के जो हिंदू थे इस बात से नाखुश थे कि ये मेरा धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, इसीलिए उस समय वो लोग गुस्सा में थे। विधवा पुनर्विवाह, आज भी बहुत ही कम ही लोग ऐसे हैं जो विधवा पुनर्विवाह पे विश्वास रखते हैं। उस समय भी विधवा पुनर्विवाह को रोक लगा दिया था। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर कोई पति है, उसका कम ही उम्र में उसका अगर पति मर जाता है तो औरत चाहे तो फिर से विवाह कर सकती है। बाल विवाह का अंत, दोस्तों ये मेरे हिसाब से भी ये सही है कि बाल विवाह का अंत अभी भी रोकना चाहिए। बहुत से क्षेत्रों में जहाँ पे बहुत ही गरीबी है, जहाँ पे बहुत ही नासमझ लोग, बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, अभी भी बाल विवाह का सपोर्ट करते हैं। इसको बंद कर देना चाहिए उस समय पे। लेकिन फिर भी उस समय का तत्कालीन कारण बनाता है जो सामाजिक सुधार हुआ था। कोई भी अगर सुधार होता है, जैसे अभी भी हम लोग देख रहे होंगे कि कुछ दिन पहले जो तत्कालीन जो डायरेक्ट रूप से जो 3 तलाक को रोक लगा दिया गया था, उसमें भी विद्रोह हुआ था। लेकिन जो समाज के जो कुनीति है, जो भी चीज़ है जो बर्बाद कर रहा है, उसको अगर रोक लगता है तो हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। तो उसी प्रकार जो सामाजिक सुधार हुआ था, बाल विवाह का अंत, उस समय तो गलत था, आदमी लोग समझे, जो वहाँ के लोग थे वो गलत समझे, लेकिन ये सही है। नर बलि पे रोक, इसका मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे हम लोग भी एक अफवाह हो रही थी कि कहीं पे अगर बिल्डिंग बन रहा है, कहीं पे पुल बन रहा है, तो वहाँ पे कोई भी बच्चा को उठा के ले जाता था और उसको काट करके डाल दिया जाता था। जिससे हम लोग सोचते थे कि हम लोग भी जब बच्चे थे तो सभी मम्मी पापा जो रहते थे बच्चों को अपने घर में छिपा करके रखते थे, तो उसी को नर बलि पे रोक लगा दिया जाता था। तीसरा कारण था धार्मिक सुधार। तीसरा कारण है धार्मिक सुधार। पहले जो अंग्रेज़ थे वो सभी जगह पे घूम घूम कर ईसाई धर्म अपनाने को कहते थे, और जो ईसाई धर्म अपना लेता था उसको बहुत ही अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पे उसका फ़ायदा पहुंचाते थे। लेकिन जो ईसाई धर्म नहीं अपनाते थे उसको वो उस पर अत्याचार करते थे, ऐसा समझ सकते हैं। उसके बाद जो है इसके कारण भी सभी क्षेत्रों में असंतोष था, सभी को दिल में आग धधक रही थी। वो सभी लोग चाहते थे कि कोई कारण बने, कोई नेतृत्व करे और बगावत हम लोग करें। उसके बाद था सैनिक कारण। हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। सैनिक कारण जो है,
सैनिक कारण में ये था कि जो अगर सैनिक जो अंग्रेज और भारतीय सैनिक एक ही पद पे रहते थे तो दोनों को अलग अलग मापदंड से पैसा दिया जाता था। जैसे कि अंग्रेज सैनिक अगर हवलदार के पोस्ट पे है, भारतीय सैनिक भी हवलदार के पोस्ट पे है, तो भारतीय सैनिक को अंग्रेज के सैनिक के पद के हिसाब से सेम पोस्ट पे है, लेकिन उसको जो पैसा है, जो भी पैसा मिलता है उसको कम मिलता था। उसके बाद अगला जो कारण है प्रशासनिक कारण है। प्रशासनिक कारण में ये हुआ था कि जो बड़े बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, जो राजा महाराजा थे, उसका पेंशन बंद कर दिया गया था। जमींदारी व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। दत्तक पुत्र यानी कि जो भी राजा अगर मर जाता है तो उसके द्वारा, अगर उसके रानी के द्वारा अगर कोई पुत्र को गोद लिया जाता है तो वो गोद लिया हुआ पुत्र या दत्तक पुत्र उसे कहते हैं, वो राजा नहीं बन सकता है। तो ये सारा जो कारण था। और सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट जो कारण है, तत्कालीन कारण, जो हम शुरुआत में वीडियो के जो शुरुआत है उसी में बता दिए थे कि जो बेसफील्ड राइफ़ल है, पहले सभी सैनिक को बेसफील्ड राइफ़ल दिया जाता था यूज़ करने के लिए, चलाने के लिए, लेकिन बाद में बेसफील्ड राइफ़ल को हटा करके इनफील्ड राइफ़ल दिया था। और इनफील्ड राइफ़ल जो है उसको खोलने के लिए, कारतूस को खोलने के लिए मुँह से उसको खोला जाता था। तो जो कारतूस है, कारतूस में गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी डाल दिया गया था, यानी कि उसको जंग न लगे, प्रतिरोधक क्षमता उसका ज़्यादा हो जाए, तो इसीलिए वहाँ पे जो कारतूस है उसके ऊपर गाय की चर्बी को और सूअर की चर्बी को डाल दिया गया था। तो जो हिंदू समाज है गाय को माता समान मानती है, माँ की समान मानती है, तो जिसके कारण हिंदुओं में पूरी तरह से असंतोष हो गया था। वो भी चाहते थे कि बगावत किया जाए। और हम लोग जानते हैं जो बैरकपुर छावनी है, बैरकपुर छावनी जो पश्चिम बंगाल के है, बैरकपुर छावनी, वहाँ पे एक सैनिक थे मंगल पांडे, जो ये पूरा चित्र देख लिए थे कि जहाँ पे ये कारखाना था जो बंदूक बनने की, जो इनफील्ड राइफ़ल है उसका जो बनने का कारखाना था, वहाँ पे जा कर के ये देख लिए थे कि जो गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी कारतूस पे डाल दिया गया था। तो उसके कारण भी है जो मंगल पांडे पूरी तरह से असंतुष्ट थे और अपने सारे दोस्तों को, साथियों को बता दिए थे, जिसके कारण वो क्या हो गया था, विद्रोह का एक तत्कालीन कारण बना था। और सारे लोग, जो हम लोग ये बताए थे कि जो आर्थिक सुधार हुआ था, जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था हुआ था, मालवाड़ी व्यवस्था हुआ था, अस्थाई बंदोबस्त हुआ, तो उस समय के जो राजा महाराज थे, जो किसान थे, रैयतवाड़ी व्यवस्था में होता था कि कर जो है ना अधिक लिया जाता था, टैक्स जो है, लगान जो है अधिक लिया जाता था। तो उस समय के जो गरीब किसान लोग हुआ करते थे वो पूरी तरह से दब गए थे, तो इसका भी एक कारण बना था। और सामाजिक सुधार में जैसे सती प्रथा का अंत हुआ, विधवा पुनर्विवाह हुआ था, बाल विवाह का अंत हुआ था, नर बलि पे रोक हुआ था। जैसे धार्मिक सुधार, जैसे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज़ोर से, तेज़ों से हो रहा था। सारे जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिशर्स थे, वो भारतीयों को पकड़ पकड़ के धार्मिक सुधार यानी कि ईसाई धर्म अपनाने को कहते थे और उसको प्रलोभन दिया जाता था, लोभ दिया जाता था। प्रशासनिक सुधार हुआ था। तत्कालीन कारण के होने के बावजूद भी ये सारा का सारा जो भारतीयों में गुस्सा था, जो आग धधक रही थी, ये तत्कालीन कारण के कारण ही पूरी तरह से उजागर हुआ और ये बहुत ही बड़ा कारण बना 1857 की क्रांति का। तो सबसे पहले जो विद्रोह का कारण था उसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। विद्रोह का सबसे पहला जो कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में था कि अंग्रेज़ों की विस्तारवादी नीति। जो अंग्रेज़ थे वो चाहते थे कि पूरे भारत भर में और भारत के आसपास का भी क्षेत्र था उसमें हम लोग विस्तार करें, उस पर कब्जा करें और उस पर हमारा शासन हो, यानी कि अंग्रेज़ का शासन उस समय पूरे क्षेत्रों में, पूरे देश पे होना चाहिए था। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेज़ों की विस्तारवादी नीति और व्यापकता का सिद्धांत था। दोस्तों, व्यापकता का सिद्धांत ये होता है, जैसे हम लोग पढ़े होंगे, जैसे आप लोग भी पढ़े होंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि व्यापकता का सिद्धांत या हड़प नीति, जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। इसमें होता था कि अगर कोई राजा है, अगर मर जाता है तो उसका जो पुत्र है, दत्तक पुत्र है, वो राजगद्दी पे यानी कि शासन पे नहीं बैठ सकता है। तो जिसके कारण जो था, राजा के जो रानी है वो, जिसमें सभी लोग में असंतोष था कि ऐसा नहीं होता है, सभी को अगर राजा मर जाता है तो उसका जो कोई भी पुत्र है, यानी कि अपना पुत्र हो या दत्तक पुत्र हो, वो पूरी तरह से राजगद्दी संभाले।
लेकिन ये व्यक्तिगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लिया गया था और अंग्रेज़ों का विस्तारवादवादी नीति में ये आता है। विस्तारवादी नीति में यानी कि जो पहले अंग्रेज़ था वो अलग अलग क्षेत्रों में अपना शासन करता था और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र हो गया, इसका शासन था। फिर जैसे मीर जाफ़र हो गया कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे शासन करता था। तो वो सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में भी छोटे मोटे तौर पे शासन किया करते थे। जैसे झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है, हम लोग भी जानते हैं कि वहाँ पे झांसी में जो लगभग मध्य प्रदेश का जो झांसी है वहाँ पे अपना शासन किया करती थी। तो अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग शासन किया करते थे। लेकिन अंग्रेज़ का जो विस्तारवादी नीति है वो एक कारण बना था, राजनीतिक कारण। बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटा दिया गया, जिससे अन्य सत्तारूढ़ परिवारों के मन में भय पैदा हो गया था। स्टूडेंट, ये था कि जो भारत के जो अलग अलग शासकों थे उसको हटा दिया गया था, जिसमें भारत के अलग अलग लोग भी थे। मन में पैदा हो गया कि हमको भी सरकार जो है यानी कि जो अंग्रेज़ है अपने पद से हटा देगा। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं थी। जो लॉर्ड डलहौजी था वो एक नीति लाया था जो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े हैं, व्यक्तिगत का सिद्धांत। इसी को हम लोग हड़प नीति, इसी को हम लोग इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, DOCTRINE, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति, जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, हड़प नीति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है किसी भी स्टेट PSC के लिए या UPSC के लिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति जो किसके द्वारा लाया गया था? सही बोले हैं, किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। जो इसमें था कि कोई भी दत्तक पुत्र जो है अपने दत्तक पुत्र सिंहासन पे नहीं बैठ सकता है। तो वही रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र जो है जिसका नाम है दामोदर दास, वो सिंहासन पे नहीं बैठता है, उसको नहीं बैठने दिया जाता है, जिसके कारण जो रानी लक्ष्मीबाई है उसका विद्रोह करता है। डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत के सिद्धांत का पालन करते हुए सतारा, नागपुर और झांसी जैसे कई रियासतों को अपने अधिकार में ले लिया था। दोस्तों, ये था ना कि जो व्यक्तिगत का सिद्धांत था उसमें ये होता था कि अगर कोई भी राजा है, उसका राजा मर जाता है, किसी भी कारण मर जाता है, तो उसका जो पुत्र है, दत्तक पुत्र अगर छोटा है, अगर वो गद्दी संभालने लायक है, उस उम्र में है, तो वो गद्दी संभाल ले, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अगर उम्र में छोटा है या दत्तक पुत्र है, तो जो लॉर्ड डलहौजी जो एक नीति लाया था जिसको बोलते हैं हड़प नीति, विस्तारवादी की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके तहत सतारा में, नागपुर जो मुंबई में है और झांसी में जो झांसी की रानी है उसके पुत्र को गद्दी पे नहीं बैठने दिया था। इसी कारण जो एक तत्कालीन कारण राजनीतिक कारण जो है यही हुआ था। जैतपुर, सबलपुर और उदयपुर भी हड़प लिए। विस्तारवादी नीति के तहत ही जैतपुर को, सबलपुर को और उदयपुर को हड़प लिया था। जो लॉर्ड डलहौजी है ये हड़प लिया था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया, जिससे अभिजात वर्ग के हजारों लोग, अधिकारी, अनुचर और सैनिक बेरोजगार हो गए। इस कार्यवाही ने एक वफादार राज्य अवध को असंतोष और षड्यंत्र के अड्डे के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो जो लॉर्ड डलहौजी है, जो हड़प नीति थी, जिसके कारण वो अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया, जिसके कारण जो अवध में जितने भी सैनिक थे, हजारों सैनिक थे, अधिकारी थे, ये सारे के सारे क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। इस कारण भी अवध के लोग में क्या हो गया? असंतोष हो गया और षड्यंत्र के रूप में ये परिवर्तित हो गया। तो जो सबसे पहला कारण जो था राजनीतिक कारण में हम लोग ये पढ़ सकते हैं कि जो विस्तारवादी की नीति थी, अंग्रेज़ों की जो विस्तारवादी उस समय के जो वायसराय थे, जो लॉर्ड डलहौजी थे, वो एक नीति लाए थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति, जिसी को हम लोग व्यक्तिगत का सिद्धांत कहते हैं। ये राजनीतिक कारण में ही आते हैं। तो बहुत जगहों पे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सतारा हुआ, नागपुर हुआ और झांसी हुआ, फिर उसके बाद जैतपुर हुआ, सबलपुर हुआ और उदयपुर हुआ, ये सारा का सारा क्षेत्र। और बाद में जाकर के जो अवध है, अवध को भी अपने इसी नीति के कारण, जो डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रेन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, जो हड़प नीति है, जिसके कारण पूरे क्षेत्र को हड़प लेता है, जिसके कारण
सारे जो उस क्षेत्र के जो लोग थे बेरोजगार हो जाते हैं और उसके मन में बगावत हो जाती है, असंतोष रहता है, जिसके कारण ये राजनीतिक एक कारण बनता है। तो दोस्तों विद्रोह का जो सबसे पहला कारण था राजनीतिक कारण, आई होप कि आप लोग को अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोग संक्षिप्त में इसको ख़त्म करते हैं। जो राजनीतिक कारण है, राजनीतिक कारण में ये था कि जो लॉर्ड डलहौजी था उस समय का जो वायसराय था, जो एक नीति लाई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि हड़प नीति लाई थी, जिसके कारण वो दत्तक पुत्र को या वैसे क्षेत्र जहाँ पे राजा किसी कारणवश मर जाता है और उसका पुत्र अगर छोटा है, गद्दी संभालने लायक नहीं है, तो उसको हड़प लेता था, जिसको हम लोग विस्तारवादी की नीति भी कहते हैं, जिसके कारण सभी लोग बेरोजगार हो जाते थे, उसको जीने के लिए कुछ भी चारा नहीं मिलता था, और एक विद्रोह का ये भी सामाजिक राजनीतिक कारण था। दूसरा कारण हम लोग पढ़ते हैं, व्यपगत का सिद्धांत में यही था, जो वर्ष 1840 के दशक में अंत में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पहली बार व्यपगत का सिद्धांत नामक उल्लेखनीय ब्रिटिश तकनीक का सामना किया गया। वही व्यपगत का सिद्धांत, व्यपगत का सिद्धांत कहिए या हड़प नीति कहिए, या इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके तहत क्या होता था, जो 1840 के दशक में आया था, जिसके कारण होता था कि जो सारे लोग थे उसका अगर दत्तक पुत्र है या पिता मर जाता है, राजा मर जाता है, तो वो राजगद्दी नहीं संभाल सकता है। इसमें अंग्रेज द्वारा किसी भी शासन के निसंतान होने पर उसके उत्तराधिकारी को गोद लेने को अधिकार नहीं था। स्टूडेंट हम लोग यही बताए थे कि जो भी अगर राजा मर जाता है तो वो गोद नहीं ले सकता था, उत्तराधिकारी को गोद नहीं ले सकता था, यानी कि दत्तक पुत्र को राजगद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं था। अतः शासक की मृत्यु होने के बाद या सत्ता का त्याग करने पर उसके शासन पर कब्जा कर लिया जाता था। यानी कि अगर वो सत्ता को त्याग भी कर देता है, अगर कोई राजा है सत्ता पे त्याग भी कर देता है, तो उसके बाद भी उसको सत्ता को हड़प लेता था लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति या व्यापगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। जिसके कारण क्या था, इन समस्याओं में ब्राह्मणों के बढ़ते असंतोष को भी शामिल किया गया, जिनमें से कई लोग राजस्व प्राप्ति के अधिकार से दूर हो गए थे या अपने लाभप्रद पद को खो चुके थे। दोस्तों ये भी हुआ था कि जो राजनीतिक कारण में ये भी हुआ था कि जो पेंशन व्यवस्था था, जमींदारी व्यवस्था था, दत्तक पुत्र रखने का व्यवस्था था, ये सारा का सारा बंद हो गया था। तो जिसके कारण जो था, जो ब्राह्मणों में भी असंतोष हो गया था, राजस्व प्राप्ति होती ही नहीं थी, सारा का सारा जो राजस्व है, जो सारा का सारा जो टैक्स है वो अंग्रेजों के पास चला जाता। तो ये सारा का सारा असंतोष होने के कारण हुआ था और ये एक कारण बना था 1857 की क्रांति का। दूसरा कारण है, पहला कारण हम लोग राजनीतिक कारण पढ़े थे, जिसमें एक व्यापगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति या हड़प नीति बनी थी, जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1840 ईस्वी में लाया गया था। दूसरा कारण है सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में ये था कि जो अंग्रेज़ ईसाई थे, ईसाई धर्म के थे, तो वो सारे भारतीयों को चाहते थे कि ईसाई धर्म में ही बना दिया जाए, और सभी जगह पे प्रचार प्रसार करते थे कि सारे लोग अगर ईसाई धर्म में आ जाएंगे तो उसको बढ़ावा दिया जाएगा, उसको मान सम्मान और पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो उसमें एक नीति आई थी, जो अगर कोई ईसाई धर्म अपना लेता है तो जो राजा का अगर कोई भी, माफ़ कीजिएगा, अगर कोई भी पुत्र है तो जो अगर ईसाई धर्म अपना लेता है तो उसके पिता के जो संपत्ति है उसमें सबसे ज़्यादा जो अधिकार रहेगा, जो पुत्र अगर ईसाई धर्म अपना लेता है उसको सबसे ज़्यादा दिया जाता है। अभी के हिसाब से ये होता है कि अगर कोई पुत्र अगर किसी पिता के 2 या 3 या 4 अगर कितने भी पुत्र हैं तो पिता के संपत्ति में सारे भाइयों का समान अधिकार रहता है। लेकिन अंग्रेज़ जो थे, धार्मिक कारण का एक कारण ये भी था कि अंग्रेज़ ये चाहते थे कि अगर कोई भारतीय अगर ईसाई धर्म अपना लेता है तो पिता का जो संपत्ति है उसके संपत्ति में सबसे ज़्यादा जो अधिकार जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा उस भाई को रहेगा, उस पुत्र को रहेगा
जो ईसाई धर्म को अपनाया था। तो एक ये भी कारण बना था, जो भाई अगर हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है, अगर वो नहीं चाहता है कि हम ईसाई धर्म बने, तो ये तो उसका हक है कि अगर पिता है, अगर पिता का जो संपत्ति है उसमें सारा का सारा भाइयों का समान अधिकार होना चाहिए। लेकिन जो अंग्रेज है एक कानून लाया था जिसमें बोला था कि अगर कोई भाई अगर ईसाई धर्म को अपनाता है, कोई पुत्र अगर ईसाई धर्म को अपनाता है, तो उसको पिता के संपत्ति में सबसे ज़्यादा अधिकार मिलेगा। तो दूसरा कारण में जो हम लोग जानते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण, तो क्या है, कंपनी शासन के विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अमनांशिक व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। भारत में तेज़ी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता के कारण आबादी का एक बड़ा वर्ग चिंतित था। अभी भी हम लोग पश्चिमी सभ्यता के ही सारा का सारा पश्चिमी सभ्यता को ही अपनाने की कोशिश करते हैं। तो जिसके कारण जो आबादी था एक बहुत ही बड़ा आबादी था, वर्ग चिंतित था। अंग्रेज़ों के रहन सहन, अन्य व्यवहार एवं उद्योग आविष्कार का असर भारतीयों की सामाजिक मान्यताओं पर पड़ता था। अंग्रेज़ जो उस ज़माने में जो अंग्रेज़ थे वहाँ पे बहुत ही अच्छा मशीनरी था, तो वो अच्छे कपड़े पहनते थे। लेकिन भारत में उस समय मशीनरी नहीं था, कपड़ा का भी मिल नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो जो अपने हाथ के द्वारा जो भी कपड़ा बनता था तो वो एक तरह से फैशनेबल लगता था, तो उसका रहन सहन भी भारतीयों को अच्छा नहीं लगता था। 1850 में एक अधिनियम द्वारा वंशानुक्रम के हिंदू कानून को बदल दिया गया। इसमें क्या था कि जो वंशानुक्रम के हिंदू कानून को बदल दिया, और कोई पुत्र, वही हम जो शुरुआत में बताएं कि ईसाई धर्म को अपनाता है तो पिता की संपत्ति में सबसे ज़्यादा उसको अधिकार मिलेगा। ईसाई धर्म अपना लेने वाले भारतीयों को पदोन्नति कर दी जाती थी। यही हम थोड़ा देर पहले बताएं कि अगर कोई पुत्र है, अगर पिता के कोई पुत्र है, अगर वो ईसाई धर्म अपना लेता है तो उसको भारतीयों को पदोन्नति दिया जाता था, उसको अच्छा व्यवस्था दिया जाता था, उसको सम्मान दिया जाता था, उसको पुरस्कार भी दिया जाता था। यानी कि धर्म परिवर्तन करना वो लोग चाहते थे। वो चाहते थे कि सारा का सारा जो भारतीय हैं, या तो अगर मुस्लिम है या हिंदू है या कोई भी धर्म को है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसमें से कोई भी एक धर्म को अगर वो ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसको प्रमोशन दिया जाएगा, पदोन्नति भी कर दी जाएगी। भारतीय धर्म का अनुपालन करने वालों को सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था, और जो लोग भारतीय धर्म को अपनाते थे और वो ईसाई धर्म को नहीं अपनाते थे उसको अपमानित किया जाता था। इससे लोगों को यह संदेह होने लगा कि अंग्रेज भारतीयों का ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का योजना बना रहे हैं। तो इससे लोगों को डर होने लगा, संदेह भी होने लगा कि ये अंग्रेज जो है हम लोग का धर्म भ्रष्ट करना चाहता है, और वो चाहता है कि सारा का सारा जो लोग हैं क्या बन जाए, ईसाई धर्म बन जाए। सती प्रथा तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसे प्रथाओं को समाप्त करने और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने वाले कानून को स्थापित सामाजिक संरचना के लिए खतरा माना गया। सती प्रथा का अंत कर दिया गया, कन्या भ्रूण बंद कर दिया गया, जो हत्या होती थी। सती प्रथा में स्टूडेंट हम लोग बताए हैं, सती प्रथा में ये होता था कि अगर कोई पति है, कोई औरत का पति है अगर मर जाता है तो उसके चिता पे पति के साथ ही पत्नियों को बांध करके जिंदा जला दिया जाता था। तो जो एक सती प्रथा है अभी के हिसाब से और उस समय के हिसाब से भी ये सही किया गया है। भले ही उस समय के लोग को ये भ्रम हो गया था, डर हो गया था कि ये मेरा जो हिंदू है रीति रिवाज को ख़त्म करना है, बर्बाद करना चाहता है, हम लोग का धर्म को भ्रष्ट करना चाहता है। तो ये प्रथा जो है सही है, सती प्रथा का अंत होना चाहिए। कन्या भ्रूण हत्या, अभी भी भारत के बहुत क्षेत्रों में कन्या भ्रूण हत्या किया जाता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। अगर कोई भी उस समय होता था कि अगर भ्रूण में ही, एम्ब्रॉय में ही पता चल जाता था कि कोई बच्ची पल रही है, बढ़ रही है, तो उसके माँ बाप जो है उसको भ्रूण में ही, यानी कि एम्ब्रॉय में जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता था, कि जो कि अभी भी भारत के बहुत क्षेत्रों में होता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। इसका मैं पूरी तरह से असमर्थ हूँ, ये पूरी तरह से गलत है। कन्या भ्रूण हत्या नहीं होना चाहिए। इस प्रथाओं को समाप्त कर दिया गया। विधवा पुनर्विवाह का वैध बनाने वाले कानून को स्थापित सामाजिक संरचना के लिए खतरा माना गया। जो अंग्रेज हैं, विधवा पुनर्विवाह को वैध बना दिया गया। दोस्तों ये होता था कि जो औरत है शादी होने के तुरंत बाद ही किसी कारण, आकस्मिक मौत या किसी भी कारण से अगर पति की मौत हो जाती है तो उस समय विधवा जो है
वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी, फिर से विवाह नहीं कर सकती थी। तो उसको वैध बना दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। तो उस समय के जो लोग थे उसको थोड़ा सा असंतोष हुआ और गुस्सा भी हुआ कि ये मेरा धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। तो ये सारा का सारा जो है सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, विधवा पुनर्विवाह, ये सारा का सारा जो है सामाजिक कारणों में आता है। और आर्थिक कारणों में ये था कि अगर कोई ईसाई धर्म, धार्मिक कारण ये था कि अगर कोई ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसको पद पे प्रमोशन किया जाता था और बाप की संपत्ति में, यानी कि जो पिता की संपत्ति में, उस पुत्र को ज़्यादा अधिकार मिलता था। शिक्षा ग्रहण करने की पश्चिमी तरीके हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की रूढ़िवादिता की सीधे चुनौती दे रहे थे। दोस्तों ये भी बात है कि जो अभी हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं ये पश्चिमी तौर तरीके ही हैं। तो एक तरह से अभी के तौर पे ये अच्छी बात है, लेकिन उस समय लोग असंतोष पैदा हुआ था जिसके कारण ये सामाजिक और धार्मिक कारण बन गया था। यहाँ तक कि रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत को भी संदेह की दृष्टि से देखा गया। जो उस समय जो था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सबसे पहले भारत में रेलवे की शुरुआत किया गया था और टेलीग्राफ की भी सुविधा शुरुआत किया गया था। टेलीग्राफ वैसा होता था कि बहुत ही कम शब्दों में अच्छा संदेश एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाया जाता था। अभी न मोबाइल का युग है कि हम लोग फ़ोन पे बात कर लेते हैं। भारत के किसी भी क्षेत्र में, भारत के पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में अगर कहीं पर भी लोग हैं तो हम लोग मोबाइल के माध्यम से, यानी कि व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू, किसी भी मीडियम के थ्रू हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन पहले तो ना इंटरनेट था, ना मोबाइल था, तो पहले लोग टेलीग्राफ ही भेजा करते थे एक जगह से दूसरे जगह। टेलीग्राफ जाने में भी बहुत समय लगता था। तो जो रेलवे की व्यवस्था है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था। भारत में अगर कोई पूछे, जो स्टेट पीएससी या कोई भी प्रश्न, कोई भी अगर पूछता है, अगर क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले जो रेलवे का स्टार्ट है, शुरुआत है, किसके द्वारा करवाया गया था, तो उसका आंसर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो जो सबसे पहला कारण हम लोग पढ़े थे राजनीतिक कारण, जिसमें अंग्रेज़ों का विस्तारवादी नीति था, जिसमें व्यापकता का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। दूसरा कारण हम लोग पढ़े सामाजिक कारण और धार्मिक कारण। सामाजिक कारण में हम लोग ये पढ़े कि जो सती प्रथा का अंत था उसको करवाया गया। तो सभी लोग ये सोच के डर गए कि ये तो अंग्रेज़ हम लोग का धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, जिसके कारण सभी भारतीयों में असंतोष हो गया था। दूसरा जो है विधवा पुनर्विवाह, यानी कि अगर कोई औरत का पति बहुत ही कम उम्र में ही मर जाता है तो विधवा जो है फिर से विवाह कर सकती है, उसका एक कानून, वैध कानून लाया गया। बाल विवाह का अंत हुआ, नर बलि पर रोक लगा दिया। ये सब धार्मिक कारण है जिसके कारण सभी लोगों में असंतोष था। बहुत ही लंबे समय से असंतोष था, लेकिन उस समय जो तत्कालीन कारण था, जो इनफील्ड राइफल था, जो कारतूस, जो जिसमें गाय और सूअर की चर्बी थी, जिसके कारण सभी लोग गुस्सा एक जगह से दूसरी जगह पे फोड़ रहे थे। वो चाह रहे थे कि सारा का सारा जो बदला है अंग्रेज़ को एक ही बार में हम लोग निपटा डालें। जो धार्मिक कारण था, धार्मिक कारण में दोस्तों हम ये बताएं कि जो अंग्रेज़ है वो सभी जगह प्रचार प्रसार करते थे कि भारतीय लोग क्या कर लें, ईसाई धर्म अपना ले। अगर ईसाई धर्म अपनाता है तो उसको पद को बढ़ा दिया जाए और पिता की संपत्ति में जो पुत्र अगर ईसाई धर्म अपनाता है तो उसको अच्छा संपत्ति मिलेगा। अगला कारण हम लोग देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था बढ़ा दी गई थी, मालवाड़ी व्यवस्था बढ़ा दी गई थी, अस्थाई बंदोबस्त ये सब कर दिया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और जमींदार भूमि पर भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीक़ों से परेशान थे। जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो किसान हैं वो गरीब लोग हुआ करते थे और जमींदार थे, लेकिन उस पर पूरी तरह से लगाम लगा दिया था। जो कर है, जो टैक्स है, जो रैयत है, वो पूरी तरह से वसूली सख्त से किया जाता था, उसको बहुत ही परेशान किया जाता था। तो आर्थिक पे, यानी कि उसको रोज़गार पे, पैसों पे बहुत ज़्यादा ही असर पड़ता था, जिसके कारण ये आर्थिक कारण भी बना था। तो उस समय के जो ज़मींदार थे, जैसे हम पढ़ेंगे वीर कुंवर सिंह जो बिहार के थे, बिहार के जो वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के, जो आरा में एक जगह है जगदीशपुर,
जो एक ज़मींदार थे जिसका ज़मीन पूरा जो अंग्रेज है हड़प लिया था। उसके बाद ये भी पढ़ेंगे जो आर्थिक कारण जो पेंशनधारी थे, जो तात्या टोपे थे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और जमींदार भूमि पर भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीक़ों से परेशान थे। अधिक संख्या में लोग महाजनों से लिए गए कर्ज को चुकाने में असमर्थ थे, जिसके कारण उनकी पीढ़ियाँ पुराने ज़मीन हाथों से निकलती जा रही थी। तो दोस्तों ये था जो महाजन थे उसके पास बहुत ही पैसे हुआ करता था, तो छोटे मोटे किसान उनसे पैसे उधार पे लेते थे और खेती करते थे, लेकिन जो कर्ज है उसको चुकाने में किसान लोग असमर्थ थे, जिसके कारण जो ज़मीन है पूरी तरह से फिसलते जा रहे थे। तो ये भी एक उसका कारण बना था। बड़ी संख्या में सिपाही खुद किसान वर्ग से थे और वे अपने परिवार गाँव को छोड़कर आए थे, इसीलिए किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। तो दोस्तों ये जो होता है ना, जो उस समय किसान वर्ग थे, तो अगर सैनिक की जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो अंग्रेज़ उसको आसानी से फुसला करके उसको ले जाते थे और सिपाही बना देते थे। लेकिन जो सिपाही काम ख़त्म होने के बाद वो फिर से एक किसान वर्ग में ही आते थे, किसानी ही करना पड़ता था। तो जो सिपाही था वो खुद ही किसान थे, वो गांव छोड़ करके वो काम करने जाते थे, लेकिन जो किसानों का जो गुस्सा बहुत ही सिपाहियों में फैल गया। क्यों फैल गया? जो सिपाही थे खुद एक किसान थे, इसी कारण जो सिपाही में गुस्सा फैला तो किसानों में गुस्सा फैलना स्वाभाविक बात थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का प्रवेश भारत में हुआ, जिसने विशेष रूप से भारतीयों का जो कपड़ा उद्योग को बर्बाद कर दिया। तो जो एक क्रांति हुआ था, रिवॉल्यूशनरी हुआ था, जो औद्योगिक रिवॉल्यूशनरी हुआ था, उसमें क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर्स थे, जो इंग्लैंड के लोग थे, वहाँ पे अपना सस्ते दामों में बहुत ही कम कीमत पे कपड़ा को बनाते थे और भारत में बेच देते थे। तो जो भारत के जो लोग थे, जो अपने हाथ के द्वारा हाथ से जो कपड़ा बनाते थे और बुनते थे, तो उसका जो टक्कर था बहुत ही कड़ा टक्कर करना पड़ता था। अगर कोई काम जैसे अभी भी हम लोग अगर हाथों से बनाते हैं और कोई काम मशीन से बनता है, तो मशीन से जो बनाया हुआ सामान है बहुत ही महीन बनता है, बहुत ही बढ़िया बनता है और उसका जो कॉस्ट है, जो दाम है, बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर कोई सामान उसी सामान को अगर हम हाथ से बनाएं तो वो बहुत ही काफ़ी समय लगेगा, बहुत ही मजदूरी लगेगा और उसका पैसा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जो औद्योगिक क्रांति हुआ था, जिसके कारण जो कपड़ा उद्योग है भारत में पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, तो उसको प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीट करना पड़ा था, कंपटीशन में लाना पड़ा था। तो ये भी एक आर्थिक कारण बना था। तो आर्थिक कारण में हम लोग ये देख लिए हैं कि जो सबसे पहले जो आर्थिक कारण हुआ था, जो ज़मींदारी व्यवस्था थी उसको भारी भरकम लगान वसूलता था। महाजनों का जो कर्ज जो छोटे मोटे लोग थे वो नहीं चुका पा रहे थे। किसान, एक सिपाही जो खुद किसान हुआ करता था, उसके कारण हो गया था। और सबसे बड़ी हम लोग कह सकते हैं जो औद्योगिक क्रांति है, जो भारत के जितने भी जो हाथ से बनाए हुए जो बुन करके कपड़ा बनाते थे वो पूरी तरह से बेरोजगार हो गए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स वहाँ पे औद्योगिक क्रांति यानी कि बहुत ही मशीनरी को बना लिए थे। बहुत ही कम दामों पे भारत में कपड़ा लाते थे, जिसको सभी लोग पसंद भी करते थे। कोई भी, जैसे अभी भी हम लोग जो है कम दामों पे बढ़िया सामान खरीदने की कोशिश करते हैं। तो ये एक आर्थिक कारण बना था। तो दोस्तों हम लोग अभी तक जो है 4 कारण अगला जो कारण है सैन्य कारण। 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सैनिकों का प्रतिशत 87% था, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी में माना जाता। तो जो सैन्य कारण ये था, उसमें ये था जो भारत और अंग्रेज के जो सिपाहियों का जो परसेंटेज था वो 87% था, यानी कि भारतीय का सैनिक मात्र 13% और ब्रिटिश सैनिक 87%। और उनका जो श्रेणी था, जो कैटेगरी था, यानी कि जो उच्च पद पे, उच्च पोस्ट पे जो रहते थे वो एक ब्रिटिश सैनिक रहते थे और निम्न पोस्ट पे यानी कि लोअर पोस्ट पे एक भारतीय सैनिक को रखता था और काम उससे ज़्यादा करवाया जाता था और पैसा भी बहुत कम दिया जाता था। तो ये सैनिक कारण भी था कि जो सैनिक लोग हैं इसका गुस्सा हुआ था कि सभी को सेम पोस्ट पे, अभी जो एक हम लोग जानते हैं 1 रैंक और 1 पेंशन, 1 रैंक 1 पोस्ट 1 रुपया, जो एक नीति आई थी, उसी प्रकार से अगर सेम रैंक पे हर कोई है तो उसका जो पैसा भी है सेम होना चाहिए। लेकिन ऐसा अंग्रेज
नहीं चाहते थे। और उसका जो व्यवस्था भी था, भारत अगर 100 में से अगर 100 सैनिक है उसमें से 87 जो सैनिक है ब्रिटिशर्स थे और 13 सैनिक ही भारतीय थे। इसीलिए उसका जो सैनिक विद्रोह का एक कारण बना था। एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक के एक यूरोपियन सिपाही से कम वेतन का भुगतान किया जाता था। तो दोस्तों हम ये भी बताए थे कि अगर कोई एक ही रैंक पे है, जैसे अगर हम मैथमेटिक्स में इसको थोड़ा सा चले जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई यहाँ पे इंडियन है और यहाँ पे कोई ब्रिटिशर्स है, एक ही रैंक पे है, एक ही पोस्ट पे है, तो दोनों को जो पैसा है जो सैलरी है सेम मिलना चाहिए। लेकिन इंडियन को पैसा थोड़ा कम दिया जाता था और इसको पैसा थोड़ा ज़्यादा दिया जाता, जो कि सेम पोस्ट पे है तो दोनों को सेम पैसा मिलना चाहिए। यानी कि अगर इंडियन को अगर 1000 रुपये अगर इसको सैलरी मिलता है इंडियन को, तो ब्रिटिशर्स को यहाँ पे 2000 सैलरी मिलता था, पैसा मिलता था। तो ये एक मैथमेटिक्स के तौर पे समझने के लिए हम ये बता सकते हैं कि ये जो सैनिक का एक ये भी कारण बना था। उनसे अपने घरों से दूर क्षेत्रों में काम करवाने की अपेक्षा की जाती थी। और कोई भी लोग हैं जो सैनिक थे वो चाहते थे कि अपने घर के आसपास ही काम करें, लेकिन उनको दूर क्षेत्रों में भेज दिया जाता था। वर्ष 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून जारी किया जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। तो जो लॉर्ड डलहौजी के बाद जो वायसराय आए थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। तो उसने 1856 में एक नया कानून जारी किया जिसमें कहा कि अगर कोई सैनिक है, अगर ज़रूरत पड़ने पे उसको भारत से बाहर भी जाना पड़ सकता है। तो ये एक सैन्य कारण बना था कि जो सैनिक है वो गुस्सा हो गए थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी सैनिक जो अगर सेम पोस्ट पे है तो उसको पैसा भी सेम मिलना चाहिए। मुझे कहा गया था कि पहले अगर सैनिक में अगर भर्ती लेते हैं, सिपाही में भर्ती लेते हैं तो हमको क्षेत्र आसपास में ही जॉब दिया जाएगा, काम दिया जाएगा, लेकिन सैनिक अब समुद्र पार नहीं जा सकते। ये सब एक सैन्य कारण बन गया था 1857 की क्रांति का। और दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय भारत का जो वायसराय था कौन था, तो उस समय लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का एक वायसराय था। चार्ल्स लॉर्ड कैनिंग 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत का राजनेता और गवर्नर जनरल था। तो जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था 1857 की क्रांति के समय का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। लगभग बहुतों बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका आंसर होता है लॉर्ड कैनिंग। वह वर्ष 1858 में भारत का पहला वायसराय भी बना। और ये जो लॉर्ड कैनिंग है भारत का पहला वायसराय भी 1858 ईस्वी में बना। उसके कार्यकाल में बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं में निम्नलिखित शामिल है। जो लॉर्ड कैनिंग है उसके महत्वपूर्ण घटनाओं में क्या क्या काम है उसको हम लोग एक बार डिटेल से पढ़ लें। वह 1857 के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने में सक्षम था। जो दोस्तों ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो 1857 की क्रांति है वो पूरी तरह से बहुत बड़ी क्रांति होने के बाद भी, व्यापक क्रांति होने के बाद भी ये पूरी तरह से असफल हुआ था। तो असफल होने के कारण तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जो लॉर्ड कैनिंग है उसका सूझबूझ जो है उसको सफलतापूर्वक दबाने में बहुत ही मदद किया था। भारतीय परिषद 1861 पारित करना जिसमें भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई थी। व्यपगत के सिद्धांत को वापस लेना जो 1858 के विद्रोह के मुख्य कारणों में से एक था। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 1857 का क्रांति होना चाहिए था। व्यपगत का सिद्धांत जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1840 ईस्वी में जिसको हम लोग पढ़े थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति पढ़े थे, जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1840 ईस्वी में लाया गया था। तो एक बहुत ही अच्छा काम किए थे जो लॉर्ड कैनिंग है, जो 1858 ईस्वी में वापस ले लिया था। माफ़ कीजिएगा 1857 का जो मुख्य कारण बना था, 1857 की क्रांति का जो मुख्य कारण बना था उसको 1858 में वापस ले लिया। आपराधिक प्रक्रिया संहिता का
परिचय लाया। जो अभी हम लोग आईपीसी जो पढ़ते हैं, इंडियन पिनल कोड, वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही लाया गया था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता का परिचय किया गया था, जो अभी तक 1858 में लाया गया था, वो अभी तक ही चल रहा है आईपीसी, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं आईपीसी धारा 1, आईपीसी 2, आईपीसी 3 धारा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में, वही है आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता का। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम का अधिनियम लाया था। भारतीय दंड संहिता 1857, इसी को बोलते हैं इंडियन पिनल कोड। आपराधिक प्रक्रिया संहिता का बोलते हैं सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसको बोलते हैं आपराधिक प्रक्रिया संहिता, जिसका परिचय किया था। और इंडियन पिनल कोड जो 1858 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया था, जिसको अभी तक हम लोग फॉलो करते हैं। तो एक लॉर्ड कैनिंग का जो महत्वपूर्ण घटना हुआ था उसको हम लोग देख लिए। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है, जो 1857 का जो क्रांति का कारण हुआ था, उसको हम लोग तात्कालिक कारण क्या था उसको हम लोग पढ़ते हैं। इससे पहले तात्कालिक कारण से पढ़ने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक जो भी कारण बने थे, क्या क्या कारण हुआ था, उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़े थे सामाजिक कारण, उसके बाद हम लोग पढ़े थे राजनीतिक कारण, उसके बाद हम लोग पढ़े थे धार्मिक कारण, उसके बाद हम लोग पढ़े थे सामाजिक कारण हो गया, राजनीतिक कारण हो गया, धार्मिक कारण हो गया, आर्थिक कारण हो गया, सैन्य कारण हो गया, जो सामाजिक कारण था, सामाजिक कारण में हम लोग पढ़े थे जो सती प्रथा का अंत हो गया, विधवा पुनर्विवाह को फिर से लागू कर दिया गया, बाल विवाह का अंत कर दिया गया, नर बलि पे रोक लगा दिया गया। राजनीतिक कारण हम लोग पढ़े थे जो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेन जो 1840 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, जिसके तहत होता था कि अगर कोई भी राजा जो है, यानी कि जो सिंहासन पे बैठ करके या किसी भी कारण से अगर मर जाता है, तो उसका दत्तक पुत्र या कोई भी कम उम्र में जो पुत्र है वो राजगद्दी नहीं संभालेगा। उसी को हम लोग हड़प नीति बोलते हैं, जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था 1840 ईस्वी में। तो ये एक राजनीतिक कारण बना था। दूसरा तीसरा जो है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में ये था जो अंग्रेज जो थे वो सोचते थे कि अगर भारतीय लोग भारतीय धर्म को हटा करके ईसाई धर्म को अपनाते हैं तो उसको हम लोग प्रमोशन देंगे, उसको हम लोग पदोन्नति भी करेंगे। और आर्थिक कारण ये था कि जो किसान, जो महाजन हुए, जो किसान हुए, उस पर टैक्स यानी कि लगान को बहुत ही सख्ती से अपना लागू कर दिया गया, उसको टैक्स बहुत ही ज़्यादा लिया जाने लगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था बढ़ा दी गई, अस्थाई बंदोबस्त कर दिया गया, जमींदारी प्रथा हटा दिया गया। और तीसरा जो अंतिम जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं सैन्य कारण। सैन्य कारण में ये पढ़े थे कि जो ज़्यादातर जो सैनिक थे किसान वर्ग के ही थे, तो किसानों में भी ये जो क्रांति का जो आग था, जो असंतोष था, बहुत ही जल्दी फैल गया। सैन्य कारण में ये भी था कि जो सेम पोस्ट पे अगर कोई व्यक्ति है तो भारतीयों को कम पैसा दिया जाता था। इसके बाद जो लॉर्ड कैनिंग है 1858 ईस्वी में एक रूल लेके आया, एक नियम लेके आया कि भारत में अगर कोई सैनिक पोस्ट पे अगर आता है तो उसको बाद में समुद्र पार भी युद्ध लड़ने या किसी कारण से उसको भेजा जा सकता है। तो ये सब अभी तक हम लोग पढ़ लिए थे, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैन्य कारण। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है हम लोग ये पढ़ेंगे तात्कालिक कारण, जिसके कारण ही ये जो पूरा का पूरा जो विद्रोह है जो शुरू हुआ, ये सारा का सारा कारण जो था अभी हम लोग जो पढ़े हैं, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, सैन्य कारण, तो वो सारा का सारा जो है बहुत ही पहले से चलते आ रहा था। लेकिन जो सबसे बड़ा जो हम लोग कहेंगे चिंगारी का काम जो काम किया है वो था तत्कालीन कारण। तो तत्कालीन कारण में क्या था, इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं और देखते हैं। 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण सैनिक थे,
जो सबसे विद्रोह का जो कारण था वो कौन थे? सैनिक थे। एक अफवाह यह फैल गई कि एनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। जो हम पहले भी बता चुके हैं, जो सबसे पहले जो है जो सैनिकों को बेसफील्ड राइफल दिया जाता था, लेकिन बाद में उसी को रिप्लेस करके उसको हटा करके एनफील्ड राइफल दिया जाता था। तो जो उसका कारतूस है, तो कोई भी सैनिक को बंदूक चलाने के लिए, राइफल को चलाने के लिए उसके कारतूस को पहले मुंह से खोलना पड़ता था। तो खोलते में जब वहाँ पे सैनिक को ये बात पता चली कि गाय की, सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है कारतूसों में, तो जो स्वाभाविक सी बात है कि जो सैनिक थे वो ज़्यादातर हिंदू थे और मुस्लिम समुदाय के लोग थे। तो हिंदुओं में इस बात के गुस्सा हो गया कि गाय हमारी माता है और इसको मार करके इसकी चर्बी का प्रयोग किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई मुस्लिम है सूअर का नाम भी ले लेता है तो वो अपशगुन होता है, उसको नहाना पड़ता है कोई भी काम करने के लिए। तो ये सब एक असंतोष का कारण बना, एक बगावत का भी ये कारण बना। तो जो तत्कालीन कारण था यही बना। सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। तो जो इसको चलाना पड़ता था, तो जो कारतूस है उसको मुंह से खोलना पड़ता था लोड करने के लिए। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने उनका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि दोनों को, हिंदू को गाय की चर्बी से और मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे उनको सूअर की चर्बी से उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उसका रोक लगा दिया। लॉर्ड कैनिंग ने इस गलती के लिए संशोधन करने का प्रयास किया और विवादित कारतूस वापस ले लिया, लेकिन इसकी वजह से कई जगहों पे अशांति फैल चुकी थी। जो लॉर्ड कैनिंग थे, जब उनको ये बात पता चली कि जो कारतूस है उसमें गाय का और सूअर का चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो जो कारतूस है, जो राइफ़ल है एनफील्ड राइफ़ल, उसको वापस लेने का विचार किया। लेकिन तब तक इतनी लेट हो चुकी थी, अशांति पूरी जगह पे फैल चुकी थी। तो एक तत्कालीन कारण यही था, सबसे बड़ा कारण यही था कि एनफील्ड राइफ़ल के जो कारतूस है उसमें जो गाय के और जो सूअर के जो चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, तो वो सबसे बड़ा कारण बना था। मार्च 1857 को नए राइफल के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई और अपने वरिष्ठ नागरिकों पर हमला कर दिया गया। जो मार्च 1857 है, जो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के एक सैनिक थे, बैरकपुर जो पश्चिम बंगाल में है अभी, बैरकपुर छावनी के जो एक सैनिक थे मंगल पांडे, क्योंकि वो एक पंडित जी थे। वो पंडित जी, अभी भी हम लोग पंडित जी को बहुत ही मान सम्मान करते, तो उस समय भी वो उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, फील नहीं किए, और वो अपने जो बड़े सैनिक थे, यानी कि जो उच्च अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारी थे, उस पर हमला कर दिया। और उसको बाद में मंगल पांडे को क्या कर दिया गया? फांसी की सज़ा दी गई। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दी गई। तो मार्च में वो बगावत कर दिए कि मैं इस कारतूस को, इस राइफ़ल को, एनफील्ड राइफ़ल का उपयोग नहीं करूंगा। और उस राइफ़ल से ही वो खुलेआम जो वरिष्ठ अधिकारी थे उसको गोली मार दिए गए। और उसी के बाद भी तुरंत ही जो अंग्रेज़ थे उसको 8 अप्रैल को ही क्या कर दिया? उसको फांसी की सज़ा सुना दी। जो मंगल पांडे फांसी की सज़ा सुना दी। जो मंगल पांडे जो थे वो मूल निवासी जो थे बलिया के रहने वाले थे। बलिया जो अभी यूपी में है वहीं के रहने वाले थे, लेकिन उनका जो पोस्टिंग था बैरकपुर छावनी में 34 इनफील्ड नेटिव इनफील्ड में उनका पोस्टिंग था। 34 नेटिव इन्फेंट्री में उनका पोस्टिंग था। तो वो वहाँ पे एक वरिष्ठ अधिकारी जो है, जो सीनियर ऑफिसर थे, उसको गोलियों से भून दिए और उसके बाद उसको 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा सुना दी। 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने नए राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया तथा विरोध करने वाले सैनिक को 10-10 वर्ष की सज़ा दी गई। और जो मंगल पांडे को जब फांसी की सज़ा सुना दी गई, उसके बाद 9 मई को ही जो मेरठ फोर्ट छावनी के जो सैनिक थे, 85 सैनिक जो थे, वो राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया गया, जिसके कारण जो सभी सैनिक को क्या कर दिया? विरोध करने वालों को 10-10 वर्ष की सज़ा दी गई। तो जो तत्कालीन कारण था बहुत ही उभरता हुआ बना, और चिंगारी एक तरह से कहिए उसको चिंगारी बना। तो जो इतने दिनों से, जो लंबे समय से जो सामाजिक कारण था,
राजनीतिक कारण था, धार्मिक कारण था, आर्थिक कारण था, सैन्य कारण था, वो सारा का सारा में एक विस्फोट का, एक बारूद का काम किया। और जो तत्कालीन कारण है जो कारतूस वाला बात था। और उसके बाद भी जो सबसे बड़ी बात यह था कि जो 8 अप्रैल को जो मंगल पांडे को फांसी की सज़ा सुना दी, उसके बाद से ये जो क्रांति है ये बहुत ही व्यापक रूप ले लिया था। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं विद्रोह के केंद्र कि किस किस जगह पे जो 1857 की क्रांति है किस किस जगह पे ये फैला। भारत के बहुत ही कम क्षेत्रों में, अगर मैं सही से देखूं तो भारत के जो सबसे नॉर्थ साइड का जो क्षेत्र है, नॉर्थ साइड का जो क्षेत्र है, जैसे ये बिहार हुआ, सॉरी उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, तो इसी सब क्षेत्र में ही बहुत ही विद्रोह का केंद्र बना था। तो विद्रोह का क्या क्या केंद्र है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं। विद्रोह पटना से लेकर के राजस्थान की सीमाओं तक फैला हुआ था। विद्रोह के जो मुख्य केंद्र है जैसे लखनऊ हुआ, कानपुर हुआ, बरेली, झांसी, ग्वालियर, बिहार के आरा जिले शामिल थे। तो जो कानपुर है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि जो नेतृत्व यानी कि जो मॉनिटरिंग किए थे, कंट्रोल किए थे, वो कानपुर से जो थे नाना साहब थे। उनको पेंशन नहीं दिया जा रहा था, तो इस बात से गुस्सा थे कि हमको पेंशन नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए हम विद्रोह करेंगे। तो जो कानपुर से जो नेतृत्व कर रहे थे, जो कंट्रोल कर रहे थे, जो विद्रोह का सबसे हेड थे, मुख्य थे, वो नाना साहब थे। लखनऊ से हम लोग पढ़ेंगे कि लखनऊ से एक बेगम हजरत महल थी, वो नेतृत्व कर रही थी। बरेली से पढ़ेंगे हम लोग, झांसी पढ़ेंगे, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है वो। ग्वालियर से हम लोग पढ़ेंगे बिहार के आरा से जो जगदीशपुर एक जगह है, वीर कुंवर सिंह, वहाँ से वो नेतृत्व कर रहे थे। पटना से हम लोग पढ़ेंगे जो पीर अली है, जो पुस्तक के विक्रेता थे, जो क्रांतिकारी पुस्तक लिखते थे, जिससे सभी लोग को आग पैदा होता था, बगावत करने का जुनून आता था। तो हम लोग ये पूरा पढ़ेंगे कि जो पटना से पीर अली है वो एक नेतृत्व कर रहे थे। जगदीशपुर आरा के वीर कुंवर सिंह हो गए। इलाहाबाद से लियाकत अली कर लिए। जीनत महल जो बहादुर शाह जफ़र जो थे उसकी बीवी का नाम है जीनत महल, जो सारा जानकारी अंग्रेज़ों को दिए थे। उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब, ग्वालियर से झांसी की रानी और तात्या टोपे भी। जो तात्या टोपे थे वो नाना साहब को कानपुर से भी उनको सपोर्ट कर रहे थे, मदद कर रहे थे। और ग्वालियर में जो झांसी की रानी जो थी उसको भी इस विद्रोह को करने में सपोर्ट कर रहे थे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं लखनऊ यह अवध की राजधानी थी। जैसा कि दोस्तों हम ये पहले बता चुके हैं, जो अवध है, अवध के लोग इस बात से नाराज़ थे कि उसको जो पूरा व्यवस्था था वो पूरी तरह से हड़प लिया था अंग्रेज़। आर्थिक नीति में ये लोग आ गए थे। ये लोग इस बात के लिए नाखुश थे कि जो मुझे पैसा पहले मिलता था तो उसका जो पूरी तरह से लोग बेरोज़गार हो गए थे। तो लखनऊ का भी एक केंद्र बना था। अवध के पुत्र राजा के बेगमों से एक बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो लखनऊ से मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लखनऊ से कौन नेतृत्व किए थे, तो बेगम हजरत महल। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया था। कौन किया था? कानपुर से नाना साहब ने किया था। झांसी से 22 वर्षीय रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उसके पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया था। क्योंकि जो लॉर्ड डलहौजी था उस समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लेके आए हुए थे, जिसके कारण कोई भी दत्तक पुत्र जो है सिंहासन पे वापस नहीं बैठ सकता है। तो जिसके कारण जो झांसी की रानी है, 22 वर्षीय झांसी की रानी, वो झांसी से यानी कि जो ग्वालियर है वहाँ से नेतृत्व कर रही थी। लखनऊ से कौन कर रहे थे? बेगम हजरत महल। अगर आप लोग भी रिवीजन कीजिएगा, बार बार दोहराइएगा तो ज़रूर याद हो जाएगा। कानपुर से नाना साहब,
लखनऊ से बेगम हजरत महल और झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी के लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु था, जिसका पुत्र दामोदर दास था, जिसके पति की मृत्यु के बाद उसको सिंहासन पे नहीं बैठने दिया था। ग्वालियर से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया और नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर के उन्होंने ग्वालियर तक मार्च किया और उस पर कब्जा कर लिया। तो जो सेनापति जो है, नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे जो है, वो नाना साहब को भी कानपुर से मदद किए थे और ग्वालियर से झांसी की रानी को भी सपोर्ट किए थे, मदद किए थे और जो उसको कब्जा भी कर लिया। वह ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ मजबूती से लड़ी, लेकिन अंततः अंग्रेज़ों से हार गई। लेकिन जो झांसी की रानी है, बहुत ही मजबूती से वो अंग्रेज़ों के सैनिकों से लड़ी, लेकिन लास्ट में क्या हो गई, हार गई। अंग्रेज ने ग्वालियर पे कब्जा कर लिया। बिहार से नेतृत्व जो किए थे वीर कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर के आरा के रहने वाले थे, एक शाही घराने से थे, वो एक ज़मींदार थे। तो इस तरह से हम लोग अभी जो पढ़ें, एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जो बिहार है, बिहार के आरा से, बिहार के आरा से, आरा के जगदीशपुर से, कौन किए थे, वीर कुंवर सिंह। उसके बाद बिहार के पटना से ही एक आदमी थे पीर अली, जो पुस्तक विक्रेता थे। वो बहुत ही बगावत, बहुत ही विद्रोह करने जैसा वो पुस्तक लिखते थे और सैनिकों में बांटते थे, देश के लोगों में बांटते थे। तो उसने भी पटना से नेतृत्व किया था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लखनऊ से किसने किया था, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कानपुर से तात्या टोपे, जिसको तात्या टोपे के नाना साहब, माफ़ कीजिएगा, नाना साहब कानपुर से किए थे, जिसको सपोर्ट कौन किए थे, तात्या टोपे। ग्वालियर से कौन किए थे, जो झांसी की रानी है वो सब नेतृत्व करे थे। दमन और विद्रोह। इसके बाद हम लोग जो अगला कड़ी है, सबसे पहले हम लोग पढ़ें कि जो 1857 की जो क्रांति है उसका क्या कारण था। तो उसमें हम लोग पूरा कारण पढ़े, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सैन्य कारण, तत्कालीन कारण, जितने कारण थे हम लोग डिटेल से पढ़ें। उसके बाद ये भी पढ़ें कि जो नेतृत्व कौन कौन कर रहे थे उसको भी हम लोग पढ़ें। तो जैसे हम लोग पढ़ें लखनऊ से बेगम हजरत महल है, कानपुर से नाना साहब है और उसका जो सेनापति तात्या टोपे उसको सपोर्ट कर रहे थे। ग्वालियर से झांसी की रानी सपोर्ट कर रहे थे। जगदीशपुर बिहार के आरा से वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। पटना से पीर अली कर रहे थे। उसके बाद हम लोग ये पढ़ते हैं कि, और उसके बाद ये भी पढ़ेंगे कि दिल्ली से जो बहादुर शाह जफ़र जो थे वो भी नेतृत्व कर रहे थे। ये सब हम लोग पढ़े हैं। उसका दमन और विद्रोह। उसके बाद जब अंग्रेज़ को पूरी तरह से लगा कि अब ये जो क्रांति है पूरी तरह से व्यापक रूप लेते जा रही है, तो उसको दबाने के लिए अलग अलग सेनापति को भेजा गया। तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह 1 वर्ष से अधिक समय तक चला था। इसे 1858 के मध्य तक दबा दिया गया। जो 1857 की जो क्रांति है लगभग 1 वर्ष तक चली थी और उसको 1858 के मध्य तक दबा दिया गया था। मेरठ में विद्रोह भड़काने के 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा की गई। तो टोटल मिलाकर के अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो 14 महीना ये पूरा चला था विद्रोह, जिसमें 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा की गई। तो हम लोग ये सबसे पहले पढ़ते हैं कि विद्रोह का स्थान क्या था और भारतीय नेता कौन था। और उसके बाद हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इसको दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए कौन सा अंग्रेज सेनापति था। तो दिल्ली से हम लोग पढ़े हैं अभी कि बहादुर शाह द्वितीय जो था वो भारतीय नेता को, मतलब कि जो 1857 की क्रांति है उसका नेतृत्व कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे। लेकिन उसको दबाने के लिए जॉन निकोलसन थे। और जो लॉर्ड कैनिंग है बहुत ही अच्छा से सूझबूझ तरीक़ा से उसको इस्तेमाल किया, लेकिन अपने जो सेनापति है जॉन निकोलसन उसको भेज करके वो अच्छे तरीक़ा से उसको दबा दिया। फिर लखनऊ से बेगम हजरत महल, इसको दबाने के लिए हेनरी लॉरेंस थे। कानपुर से नाना साहब, और इसको दबाने के लिए जो सेनापति था सर कोलिन कैपेबल था। झांसी और ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। इसको सबसे इम्पोर्टेंट है जो जनरल ह्यूग रोज है, ह्यूज रोज को उसको दबाने का पूरी तरह से कंट्रोल किया था। ह्यू रोज है उसको दबाया था। बरेली,
जो झुमका यहीं पे गिरा था उत्तर प्रदेश के बरेली की जगह पे, जो खान बहादुर खान है वो नेतृत्व कर रहे थे और सर कोलिन कैंपबेल इसको दबाने के लिए आया था। इलाहाबाद और बनारस वहाँ से मौलवी लियाकत अली जो थे वो दबा रहे थे। कर्नल जो दबाने के लिए आए थे, जो कंट्रोल जो 1857 के दबाने के लिए आए थे, कर्नल ऑनसेल थे। और बिहार से वीर कुंवर सिंह और विलियम टेलर इसको दबाने आए थे। तो ये एक छोटा सा है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन सा जगह से ये स्टार्ट हुआ और इसको जो कौन सा अधिकारी इस पोस्ट को दबाने के लिए नियुक्त किया गया था। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद करना पड़ेगा। जो दिल्ली है इसको हम लोग एक बार माइंड को क्लोज करते हैं, आँख को क्लोज करते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। दिल्ली से जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे बहादुर शाह द्वितीय, उसको जो निकोलसन एक अधिकारी था उसको दबाया। लखनऊ से लियाकत अली थे, जो लियाकत अली बेगम हजरत महल है वो कंट्रोल की थी, नेतृत्व की थी। कानपुर से नाना साहब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बरेली से खान बहादुर खान, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली और बिहार से कुंवर सिंह। और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझिए। अब हम लोग चलते हैं, जो हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ लिए कि क्या कारण था, पूरे कारण को पढ़ें। उसके बाद ये भी पढ़ें कि कौन कौन से जगह से इसको नेतृत्व कौन कौन कर रहे थे वो पढ़ें। उसके बाद कौन कौन से अधिकारी इसको नियुक्त किया गया था इसको इस विद्रोह को दबाने के लिए। अब हम लोग इस जो 1857 की क्रांति है और इस वीडियो को अंतिम पड़ाव पे जा रहे हैं कि विद्रोह को असफलता क्या क्या का कारण था। तो सबसे पहला जो कारण था इसका है सीमित प्रभाव। जैसा कि दोस्तों हम पहले भी बता चुके हैं, जो इस थोड़ा देर पहले बताए हैं। जो एक मैप के माध्यम से मैं बताया था कि जो लगभग भारत के नॉर्थ क्षेत्र में ही, जो ज़्यादातर पश्चिम बंगाल हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार में ही ये सीमित रह गया। इसी कारण ये पूरा इसको जो मॉनिटरिंग करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था, तो सीमित प्रभाव था। हालांकि विद्रोह काफ़ी व्यापक था, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा इसमें अप्रभावित था, यानी कि पूरे लोग इसमें नहीं उतर पाए थे। बहुत कम ही लोग जो अपने अपने फ़ायदा से ही उतर पाए थे। जैसे मैं अगर आपको गिला दूँ कि जो एक आर्थिक व्यवस्था पे आकर के उनको जो चोट पहुंचा था, बिहार के जगदीशपुर के जो वीर कुंवर सिंह थे वो एक ज़मींदार थे, तो उनको ज़मींदारी व्यवस्था को छीन लिया था, जिसके कारण वो 1857 की क्रांति में आगे आए थे। जो पटना के पीर अली हैं, पटना के जो पीर अली हैं, जो एक पुस्तक विक्रेता थे, उनको पुस्तक के जो दुकान था उसको तोड़ दिया गया था, उसको जला दिया गया था। तो वो अपने फ़ायदा के लिए इस नेतृत्व इसको कंट्रोल में लेके आए थे, 1857 की क्रांति किए थे। उसके बाद जो लखनऊ की बेगम हजरत महल जो वो अपने हिसाब से की थी। नाना साहब को पेंशन नहीं दिया जा रहा था, जिसके कारण वो 1857 की क्रांति किए थे। झांसी के रानी के दत्तक पुत्र को सिंहासन पर नहीं बैठने दिया जाता था, जिसके कारण वो सब जो पूरा जो क्षेत्र था प्रभाव था बहुत ही कम क्षेत्र में था, और सारा का सारा लोग अपने फ़ायदा के लिए इस क्रांति को किए थे, जिसके कारण ये पूरा क्षेत्र नहीं हो पाया था। विद्रोह मुख्य रूप से दोआब क्षेत्र तक ही सीमित है, जैसे सिंध, राजपूताना, कश्मीर और पंजाब के अधिकांश भाग में। बड़ी रियायतें जैसे हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कश्मीर तथा राजपूताना के लोग भी विद्रोह में शामिल नहीं हुए। दक्षिण प्रांतों से भी इसमें भाग कोई नहीं लिया, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत ही कम ही लोग इसमें भाग लिए थे, बहुत ही कम ही क्षेत्रों के इसमें भाग लिए थे। प्रभावी नेतृत्व नहीं, विद्रोहियों में एक प्रभावी नेता का अभाव था। जैसा कि मैं थोड़ा देर पहले बताया हूँ कि सारे लोग अपने अपने कारण से ही इसमें, लोभ के कारण ही, जिसको किसी भी व्यवस्था में दिक्कत हुई थी, जिसके कारण लोग इसमें अपने अपने मन से ही इसमें भाग लिए थे। एक प्रभावी नेता नहीं आ पाया था, जिसके कारण नेतृत्व की कमी थी। लक्ष्मीबाई आदि बहादुर नेता थे, वे समग्र रूप से आंदोलन का प्रभावी नेतृत्व सफल नहीं बना पाए। सीमित संसाधन, सबसे बड़ा कारण ये बोल सकते हैं कि भारत के पास जो है सीमित संसाधन था, यानी कि उसके पास न गोला थे, न बारूद थे, न रेल थे, बहुत सारे कम ही हथियार थे और धन की भी कमी थी, जिसके कारण ये युद्ध बहुत ही लंबे समय तक नहीं चला और भारतीय लोग हार गए। मध्य वर्ग की भागीदारी नहीं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जो मध्यम वर्ग के बंगाल के अमीर व्यापारियों था, जमींदारों ने विद्रोह का दमन करने में अंग्रेज़ों का मदद किया। जो सबसे बड़ा मदद जो किए थे सिंध परिवार किए थे।
और विद्रोह का क्या परिणाम रहा था। तो दोस्तों ये हम लोग पढ़ लिए कि जो विद्रोह की असफलता का जो कारण था, सबसे पहला हम लोग करेंगे प्रभावी नेतृत्व नहीं था, दूसरा सीमित संसाधन था, मध्यम वर्ग की भागीदारी नहीं थी, सभी लोग अपने अपने फ़ायदा के लिए ही इस क्रांति में लड़ रहे थे। उसके बाद हम लोग चलते हैं विद्रोह का क्या क्या परिणाम रहा, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। कंपनी शासन का अंत, और जैसे ही ये क्रांति हुई 1857 की क्रांति के बाद कंपनी जो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, तो कंपनी शासन करना अब से ख़त्म कर हो गया। वो सारा का सारा जो अधिकार है वो इंग्लैंड की महारानी के पास पूरा का पूरा अधिकार चला गया। 1857 का महान विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना था। यह विद्रोह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत का कारण बना। तो जो पहले क्या होता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, यानी कि कंपनी ही खुद भारत में शासन करती थी, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद ये कंपनी पूरी तरह से जो शासन का कारण था, शासन जो करती थी, ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया और शासन का जो अधिकार है वो सारा का सारा किसके पास चला गया, ब्रिटिश महारानी के पास चला गया। ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष शासन, अब क्या हो गया था, ब्रिटिश राज का शासन आ गया था। ब्रिटिश राज ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथ में ले ली। पहले जो शासन हुआ करता था वो अंग्रेज़ों ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि कंपनी के लोग ही करते थे, लेकिन अब जो पूरा का पूरा जो शासन है वो सीधे ब्रिटिश राज के शासन के पास चला गया था। इसकी घोषणा पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में की थी। जो लॉर्ड कैनिंग थे 1858 में भारत के पहले वायसराय बने थे और सबसे अंतिम लॉर्ड गवर्नर बने थे, जो लॉर्ड कैनिंग हैं। भारतीय प्रशासन को महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिकार में ले लिया, जिसका प्रभाव ब्रिटिश संसद पर पड़ा। जो पूरा प्रशासन है विक्टोरिया खुद अपने हाथ में ले लिए, जिसके कारण जो प्रभाव जो है ब्रिटिश संसद पर भी पड़ा। भारत का कार्यकाल देश के शासन और प्रशासन को संभालने के लिए बनाया गया और भारत का जो कार्यकाल है शासन और प्रशासन को संभालने के लिए किया गया। धार्मिक सहिष्णुता, ये भी एक बना। प्रशासनिक परिवर्तन हुए, जैसे भारत के गवर्नर जनरल के पद को हटा करके वायसराय का पद को स्थानांतरित कर दिया गया। भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता दी गई। व्यक्तिगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। अपने रियासतों को दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, यानी कि जो पहले जो हड़प नीति थी उसको हटा करके दत्तक पुत्र को सिंहासन पर बैठने का अधिकार दे दिया गया। सैन्य पुनर्गठन हो गया, यानी कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया, लेकिन शस्त्रागार ब्रिटिश शासनों के हाथ में रहा। बंगाल की सेना के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए यह योजना बनाई गई थी, यानी कि जो पहले जो रेशियो था उसको कम कर दिया गया। सिपाहियों जो पहले यूरोप के क्षेत्र में जो निर्णय लिया गया था कि जो बाहर रहेंगे वो सब बंद कर दिया गया। तो इस जो क्या क्या कारण बना उसको हम लोग समझ लिए हैं। जो सबसे पहला कारण बना, जो कंपनी का शासन का अंत हो गया, ब्रिटिश राज का डायरेक्ट अब कंट्रोल हो गया था। उसके बाद जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जैसे उस समय व्यक्तिगत के सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति जो आई थी उसको समाप्त कर दिया गया। दत्तक पुत्र जो है अब क्या कर सकता है, राज सिंहासन संभाल सकता है। जो रेशियो है उसको कम कर दिया गया। तो इस प्रकार से अब हम लोग सबसे अंतिम जो इस वीडियो का जो सबसे अंतिम जो पेज है यानी कि जो स्लाइड है उसको हम लोग पढ़ते हैं और इस वीडियो को जल्द से जल्द ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हम लोग मिल करके बहुत ही अच्छे तरीक़ा से अलग अलग वीडियो इतिहास के क्षेत्र में, पॉलिटी के क्षेत्र में और हो सके तो ज्योग्राफी के क्षेत्र में भी हम वीडियो लाएंगे और समझेंगे। बहुत ही आसानी तरीक़ा से हम लोग यहीं पे बैठ कर के याद भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी, जिसके कारण भारतीय समाज के कई वर्ग एकजुट हुए। हालांकि विद्रोह वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा, लेकिन इसमें भारतीय राष्ट्रवाद की बीज बो दी। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय राष्ट्रवाद की बीज बो दी, यानी कि सभी भारतीयों को एक जुनून भर दिया, उसको बगावत करने को तैयार कर दिया कि अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और किसी भी तरह हम लोग भारत को आज़ाद कर देंगे और अंग्रेज़ को यहाँ से भगा देंगे। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छे तरीक़ों से इस जो 1857 की क्रांति है इसको हम लोग पढ़ लिए। सारा का सारा पहले कारण पढ़े, क्या क्या कारण था उसको पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़े
कि कौन कौन से जगह पे इसका कौन कौन नेतृत्व किया। उसके बाद ये भी पढ़ें कि हम लोग जो जो इसको क्रांति को दबाने के लिए कौन कौन से अधिकारी आए। उसके बाद ये पढ़ें कि अंग्रेज़ पे क्या इसका असर पड़ा। उसके बाद हम लोग ये भी पढ़ें कि 1857 की क्रांति के बाद भारत पे क्या असर पड़ा। उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ें कि इसका क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो निष्कर्ष ये हम लोग निकाल सकते हैं कि 1857 की क्रांति भारत के इतिहास में सबसे बड़ी क्रांति थी। भले ही सभी लोग इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन हम लोग भारत के लोग हम लोग यही कहेंगे कि स्वतंत्रता के लिए सबसे पहली लड़ाई जो थी 1857 की क्रांति थी। तो इस तरीक़ा से हम लोग इस चैप्टर को, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।